लाइफ में कोई भी मतलब इतना चैम्प तो हो ही नहीं सकता कि हर किसी को सब कुछ आता हो। लोगों के स्टेटस हर टाइम देखना थोड़ा छोड़ देना वरना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। First of all, thank you, sir, for giving me the opportunity to interact with the young aspirants. Really, it's a very happy feeling. जब से रिज़ल्ट आया है तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी है। और ये जो इंटरेक्शन वगैरह के मौके मिलते हैं, आई रियली लाइक दैम, क्योंकि व्हेन आई रिकॉल माय डेज़, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत ज़्यादा आई वाज फुल ऑफ डाउट्स, फियर्स। ये लगता था पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत बार बहुत लो फेजेस भी आए। गाइडेंस एज सच कोई अवेलेबल नहीं थी। मतलब सेल्फ प्रिपरेशन किया था, सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब इन 2016 जून, उस टाइम पे मैं ऑनेस्टली दिल से बता रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी थी और प्रिपरेशन का सोच लिया था, इसलिए जॉब छोड़ दी थी। जिस दिन जॉब छोड़ के घर आई उस टाइम थोड़ा लगा तुझे कुछ पता भी है इस एग्ज़ाम के बारे में, व्हाट इट इज़ अबाउट। आई सीरियसली डिडंट इवन नो कि प्री के मार्क्स मतलब ऐड नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है। जिस दिन मैं प्री दे के आई थी, जून में आई लेफ्ट द जॉब, अगस्त में आई अपीयर्ड फॉर प्री, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई हैव क्लियर्ड इन माय सेकंड अटेम्प्ट। तो जो मैंने फर्स्ट अपना प्री दिया था, वो आने के बाद मैं अपनी मॉम को बोल रही थी, हाँ इस कट ऑफ से ना 121 के करीब बन रहे हैं, तो क्लियर हो गया तो मेरा इंटरव्यू देना तो पक्का है। आई डिडंट इवन नो कि प्री के बेसिस पे इंटरव्यू नहीं देते हैं, मेन्स के बेसिस पे इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़, बच्चों आप जहाँ पे भी जिस भी स्टेज पे हो ना, इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट, तो ट्रस्ट मी हाफ द बैटल इज़ वन। ठीक है। तो कहीं पे भी हो, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, पता नहीं है क्या करना है, क्या सोर्सेज प्रिपेयर करने हैं, सो नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितना डिलीजेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं अब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से प्री, किस तरीके से मेंस एंड किस तरीके से इंटरव्यू टैकल किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ, जब मेरा पहला प्री नहीं निकला था, प्री देने के बाद मैंने अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि तो कुछ तैयारी नहीं थी। अगर प्री निकल भी जाता तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि सोशोलॉजी माई ऑप्शनल एट्सेट्रा मैंने टच नहीं कर रखा था। तो प्री देते ही मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, थिंकिंग अबाउट कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। आई इमीडिएटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। तो गाइज आपको भी नेक्स्ट ईयर, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशर्स हियर, राइट? सो योर बैच इज़ बिगिनिंग ओनली, राइट? तो ठीक है, तो जब भी मतलब आपके लिए एडवाइस है नेक्स्ट ईयर, जैसे ही आप प्री देते हैं ना, तो डोंट बॉदर अबाउट कि इस की से मेरे इतने बन रहे हैं, इस की से इतने बन रहे हैं। माई सिंसियर एडवाइस, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे, अ सिंगल मोमेंट, आप प्रॉपरली अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइएगा। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी, तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अगस्त 16 में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। हालांकि उस टाइम पे मेरा बेस बहुत वीक था एंड आई हैड नॉट डन रियली मच ऑफ द ग्राउंड वर्क। तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहले अपना थोड़ा सा कोशिश कर लेना, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहे हैं, पहले अपना बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर लो, चाहे वो अपना एनसीईआरटीज़ में से कर रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स में से कर रहे हो, या जो सर करा रहे हैं। जब आपका थोड़ा सा ग्राउंड बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है, देन डू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट। व्हेन आई स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड इनसाइट्स ऑन इंडिया। बेसिकली मेरी प्रिपरेशन का अ मेजर पार्ट इज़ डिवोटेड टू दैट वेबसाइट। मैंने वहीं से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, वहीं से मैं अपना करंट अफेयर्स पढ़ के आई यूज़ टू सॉल्व डेली का MCQs, जो 7-8 MCQs रहते हैं। तो उससे थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी क्लैरिटी आ जाती थी। व्हेन यू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर स्टडी, तो पता चलता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है किसी टॉपिक की। तो प्रिपरेशन अपनी इंटीग्रेटेड रखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री की कर रहे हैं। अभी जब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ऑफ कोर्स देयर आर टीचर्स टू गाइड यू। वो बहुत मेथोडिकल, सिस्टमैटिक वे में दे विल टेक यू टू द स्टेज ऑफ प्री एंड ऑफ कोर्स देन मेंस। तो मेंस को माइंड में रख के करिएगा। जब आप किताब की कोई पहली रीडिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इट हैपेंड विद मी कि पहली पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, या फॉर दैट मैटर लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद, आई थॉट हाँ हो गई, चलो एक तो बुक हो गई। उसके ऊपर बेस्ड मैंने जो लक्ष्मीकांत के पीछे जो MCQs थे ना, व्हेन आई ट्राइड सॉल्विंग दैट, ट्रस्ट मी, मुझे मतलब एक आधा क्वेश्चन तुक्के से सॉल्व हो गया तो हो गया, मेरा एक क्वेश्चन नहीं राइट हुआ था। ठीक है। सो व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। हम बोल देते हैं कि किताब को रीड करना है, बट ट्रस्ट मी, आपको रीड नहीं करना है,
आपको उसको लर्न करना है, आपको मेमोराइज़ करना है। और वो कैसे पता चलेगा कि कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी डेफिनेशन याद करनी है, किस किस पॉइंट पे बिल्कुल एम्फेसाइज करना है। कुछ आपको टीचर्स बताएंगे, कुछ आप अपना पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखिए, अपना MCQs वगैरह सॉल्व कर लीजिए। कोई भी टॉपिक करते ही उसके ऊपर ना क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, MCQ तो ज़रूर से भी ज़रूर। उससे ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए था। परहैप्स आपने सिर्फ रीडिंग ले ली है बट यू नीडेड टू मेमोराइज। तो अगस्त 16 से मैंने अपना आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सिक्योर इनिशिएटिव होता है इनसाइट्स ऑन इंडिया का, वो स्टार्ट कर दिया था। एंड शुरुआत में द क्वालिटी ऑफ माई आंसर्स यूज टू बी वेरी बैड। आई यूज टू कंपेयर दैट विद वॉट फेलो एस्पिरेंट्स पर राइटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो आप जब भी क्लास में भी अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, गेट इट इवेल्युएटेड थ्रू योर टीचर्स, गेट इट इवेल्युएटेड बाय योर फ्रेंड्स। थोड़ा सा कंपेयर करते चलिए, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ extremely competitive, we all know it. So where you'll score or you will stand out rest apart from the crowd is कि आपका content कितना अच्छा है, आपका presentation कितना अच्छा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्रेंड से इवैल्यूएट करा लीजिए, अपने टीचर से इवैल्यूएट करा लीजिए। स्टार्टिंग से ही माइंड में फोकस रखना है कि हाँ हमें तो मेंस लिखना है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी इंटीग्रेटेड रखनी है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की अगस्त 16 से लगभग जनवरी 2017 तक, विदाउट फेलिंग अ सिंगल डे। आई रोट सम 7 to 8 आंसर्स ऑफ सिक्योर इनिशिएटिव एवरी सिंगल डे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंप्रूव हो गई थी, टाइम मैनेजमेंट मुझे करना आ गया था। व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज टू राइट समथिंग लाइक 1 क्वेश्चन इन 15 to 20 minutes, और वो 2.5 पेज का मैं ऐसे लिख देती थी। एंड आई यूज टू फील कि इसे शॉर्ट डाउन कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ बेटर मैनर। मैं इसलिए बता रही हूँ, जब आप भी शुरुआत करेंगे ना, तो परहैप्स आपको भी एक आंसर लिखने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको ये नहीं समझ आएगा मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, कुछ कैची सा क्या बनाऊँ या क्या अलग लिखूँ। बट वेरेवर यू आर, स्टार्ट। ओके, स्टार्ट विद डाउट, स्टार्ट विद फियर, बट स्टार्ट। बस एक बार शुरुआत कर दी ना, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और ओके, सो दिस अबाउट या आंसर राइटिंग। ऐसे करते रहिए। आंसर राइटिंग जब आपको सर क्लास में कोई भी टॉपिक करा रहे हैं, बच्चों घर जाके उसे रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, कई बार बहुत मैंने देखा है बच्चे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं, घर आने के बाद फिर हिंदू पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद फिर NCERT साइमल्टेनियसली चला देते हैं। बट जब तक आप रिविजन नहीं लोगे, कोई भी एक सोर्स है उसे अपना बेस लगा के चलो कि ये मेरा बेस है जो क्लास में आपका कवर हो रहा है, उसे मेक इट अ पॉइंट कि घर जाके उसे रिवाइज ज़रूर 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 कर लो। बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप लोग जस्ट अभी स्टार्ट ही करेंगे, बट इसे डोंट जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, क्लास में जो भी हुआ है उसे रिवाइज ज़रूर करना है। उसके बाद आती हैं जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, NCERTs वगैरह वगैरह। सी बच्चों, NCERTs आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द वे दीज बुक्स हैव बीन रिटन, द वे दे परहैप्स इनिशिएट अ चैप्टर, द वे दे ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अ टॉपिक। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ना, वो कुछ बूझो करके आता है कि बूझो इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द गर्ल इज़ रिस्पॉन्डिंग, सॉर्ट ऑफ दैट वे। तो उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जो लैंग्वेज होती है, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दे यूज़, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, इंक्लूसिविटी, इगैलिटेरियनिज्म, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट एन इंक्लूसिव सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी वांट एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड टेक्निकल वर्ड्स। और ये अगर आप अपने GS के आंसर्स में लिखेंगे तो दैट शोज़ कि हाँ बंदे को नॉलेज भी है और उसे बड़े ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो ट्राई टू फाइंड आउट सच वर्ड्स। हर एक सब्जेक्ट में है ये। एथिक्स में आपके आ जाएंगे फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ऑनेस्टी एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो उन सब वर्ड्स पे की वर्ड्स जो होते हैं उनका बड़ा बड़ा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से ही उन्हें क्रैम करना शुरू कर दो कि कोई भी आंसर आएगा ना क्लाइमेट से रिलेटेड आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सपोज टू राइट द वर्ड सस्टेनेबिलिटी, कि डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। तो उन वर्ड्स का एक अपना ग्लॉसरी बना के रखिएगा कि दीज आर द वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़ मल्टीपल टाइम्स इन परहैप्स माई आंसर्स। इसके बाद बात करते हैं प्री की। आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए, मल्टीपल रिविजन्स लेते रहिए। जब प्री नज़दीक आ जाता है ना, तो मैं बोलूँगी कि उससे लगभग 2 महीने पहले डेडिकेटेड स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, विच शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्री। उस टाइम पे अपना ऑप्शनल भूल जाइए, अपना GS मेंस भूल जाइए, एंड योर फोकस शुड बी ऑन स्टैटिस्टिक्स, कमेटी रिपोर्ट्स, क्या क्या नया चल रहा है, स्टफ लाइक दैट।
पेपर इतना डायनामिक है बच्चों, आपने अभी देखा ही होगा जो अब की बार हमारा प्री आया है, इट वाज एक्सट्रीमली टफ, वन ऑफ द टफेस्ट इन लास्ट 20 ईयर्स. सो यू नेवर नो, मतलब किसी की कही हुई थियरी पे मत चलिएगा. मतलब मैंने ये देखा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं हुसे कि हाँ मैं तो बोल रहा हूँ अब की बार देखना करंट आएगा, नेक्स्ट टाइम देखना स्टैटिक आएगा, अब की बार यूपीएससी ने करंट पूछ लिया. इस तरीके की थियरीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है. अपनी तरफ से पूरा पूरा एम्फेसिस रखना है आपको सभी चीज़ों पे. यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, नोबडी कैन प्रिडिक्ट. यूपीएससी इटसेल्फ डजंट नो कि किस तरीके का पैटर्न नेक्स्ट ईयर देने वाली है. ओके, प्री या तो डेडिकेटेड स्टडी आपकी जो प्री की स्टार्ट हो जाती है, वो 2 महीने बिल्कुल ज़रूर करिए. टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन करिए बट उसे डिलीजेंटली करिए. कोई भी टेस्ट सीरीज़, लोग बोलते हैं जनरली कि कायदे से 2 टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, मैंने एक ही करी थी. तो अगर आप एक भी कर लें, बहुत अच्छे से कर लें, तो ये लगा लीजिए 32-35 टेस्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन ईच, आज 3500 क्वेश्चन में से निकल जाएंगे. इसके अलावा अगर आप कहीं से डेली एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेगुलरली टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो मतलब अच्छा खासा 7-8 हज़ार का क्वेश्चन बैंक या परहैप्स कंटेंट में से आप निकल चुके होंगे, विच इज़ क्वाइट वास्ट. तो टेस्ट सीरीज़ इज़ नॉन निगोशिएबल. लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल भी मत छोड़ना कि लास्ट के 1 महीने में मैं टेस्ट सीरीज़ करूँगा. ट्रस्ट मी, एक टेस्ट अच्छे से करने में ना मतलब आधा दिन निकल जाता है. 2 घंटे बैठ के आराम से वो टेस्ट अटैम्प्ट करो, उसके बाद चेकिंग वेकिंग करोगे, 15-20 मिनट उसमें लगाओगे, फिर थोड़ा सा डिप्रेस होगे जब मार्क्स कम आएंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है फिर उसे एनालाइज वगैरह करने में. और क्वेश्चंस को सिर्फ रीड करके छोड़ नहीं देना है कि मैंने टेस्ट कर लिया, उसमें जितने गलत हुए उन पर टिक लगाओ कि ये मुझे सेवरल टाइम्स रिवाइज करने हैं. उन पे भी टिक लगाओ जो परहैप्स आपको आते नहीं थे, थोड़े से तुक्के से ठीक हो गए हैं, उनके फिर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो. तो जो भी टेस्ट आप करोगे 30-35 या 2 टेस्ट सीरीज़ के कर रहे हो तो 70 टेस्ट, उनके सारे क्वेश्चंस को स्पेशली जो रॉन्ग हुए थे उन्हें रिवाइज करना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा ना आप जो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, समथिंग दैट आई डिड, जो हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. बॉडीज़ का टॉपिक है, यूनाइटेड नेशंस होगी, आसियान है, सार्क है, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज़ का अलग से एक्सेल वर्ड डॉक या कहीं ना कहीं पे एक समराइज फॉर्म में एक जगह इसे इकट्ठा कर लीजिए. सिमिलरली जो रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लिवेबिलिटी इंडेक्स या फिर और कोई भी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन रिपोर्ट्स का एक एक्सेल बना लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, हार्ड कॉपी में लिख लीजिए. नेम ऑफ द रिपोर्ट, कौन सी बॉडी बनाती है, बाई एनियल है या एनुअल है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इंडिया का रैंकिंग वगैरह क्या चल रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट अगर उस टाइम पे जो भी आई हो, स्पेशली अगर कोई बाई एनियल वगैरह रिपोर्ट रहती है ना, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इट डजंट कम एवरी ईयर. ठीक है, उसमें हमारी क्या रैंकिंग रही, किस किस पैरामीटर पे रैंकिंग दी जाती है, इन चीज़ों पे फोकस कर लेना. ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यू में जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है. ठीक है, वहाँ पे थोड़ा चेक हो जाता है कि मतलब ऑल्दो इट इज़ सेड कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट ट्रस्ट मी कि नॉलेज इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को ही कॉन्स्टिट्यूट करता है. प्री की बात करते हैं तो एक छोटी छोटी सी मैं साथ में डूज़ एंड डोंट्स भी बताती रहूँगी. आप अभी वैसे स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो आपको परहैप्स इसकी इंपॉर्टेंस ना रियलाइज़ हो, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रीड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, इससे ज़्यादा आप रिग्रेट किसी चीज़ को नहीं करोगे अगर आपका एक भी क्वेश्चन इस वजह से रॉन्ग हो गया कि आपने नॉट वर्ड मिस कर दिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट. जहाँ पर भी नॉट या कुछ ऐसा आ जाए, इन सर्कल दैट. ठीक है, वो बिल्कुल अलग से चमकना चाहिए माइंड में कि ये नॉट है. ओनली इस तरीके के जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो पूरे क्वेश्चन की मीनिंग चेंज कर लेते हैं. ओनली द फॉलोइंग थिंग्स आर करेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, ध्यान से देखिए. हाँ, रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्री के लिए था. जिस दिन आपका प्री ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसी दिन से 1-2 दिन का ब्रेक लेके थोड़ा सा अनवाइंड हुई, अब मेंस की तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए.